Assalamu alaikum dear viewers, welcome to another lecture of this series. आज जो हमने लेक्चर डिस्कस करना है उस लेक्चर का नाम है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज इसका फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे। तो मैंने हेडिंग दे दी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट 2। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूं विद इन 2 to 3 मिनट्स के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी मेटल सरफेस पर जब किसी भी सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट आके गिरती है तो बदले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हमने कहा था फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मैंने आपको समझाया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। कि अगर मेरे पास ये एक मेटल सरफेस है, अभी अगर मैं आपको बता दूं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ बाउंडेड होते हैं। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल बॉन्डेड होते हैं नीचे की तरफ से, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ है वो मूव करने जाते हैं। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करना चाहते हैं वो कैसे बाहर निकलेंगे, जब हम उसको क्या देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं वो किसके फॉर्म में देंगे, वो याद रखिएगा, पार्टिकल नेचर में देंगे। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब्स व्हिच नेचर ऑफ लाइट, तो आप कहेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस करने के बाद हमने कहा था कि भाई जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। जो करंट प्रोड्यूस होगा उस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो फोटो करंट कहलवाएगा। अच्छा, और उसके बाद हमने एक और दो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। हमने कहा था वर्क फंक्शन एक कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए सरफेस से निकलने के लिए, और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो सकता या इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल सकते, उस फ्रीक्वेंसी को हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम दिया था। चलें, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आप वहां से जो है वो लेक्चर सुन के आप रिवीजन देख सकते हैं उस चीज की। तो चले हम बात करते हैं, आज जो टॉपिक है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, इसके दो ग्राफ बनेंगे, उन ग्राफ्स को भी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्वांटम थ्योरी की बुनियाद पर कि भाई क्वांटम थ्योरी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या डिस्क्राइब किया गया था। तो चलें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। hope so that the screen is visible for you. Let me share this one. Okay. अच्छा, तो ये हमारे पास एक डायग्राम था, जो डायग्राम हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। इस डायग्राम में क्या क्या चीजें थी हम उसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस कर लेते हैं। डियर व्यूअर्स, हमने कहा था कि वी हैव टू मेटालिक प्लेट्स राइट डाउन हियर and these two metallic plates are connected with the battery supply having some sort of potential. We call this potential as a V. Okay, so what would happen right now कि हमने बैटरी को इस तरीके के साथ कनेक्ट किया है कि ये जो आपको मेटालिक प्लेट ए नजर आ रही है ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो बदले में ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव बन जाएगा जिसको हम एनोड कहते हैं। और ये जो मेटालिक प्लेट आपको नजर आ रही है ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, तो इसको हम सी नाम दे देते हैं, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पर हम क्या लगाएंगे, कैथोड पर हम सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट स्ट्राइक करवाएंगे, ये जो आपको यहाँ पर पिंक कलर की नजर आ रही है। तो सुइटेबल कलर की फ्रीक्वेंसी, सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जब हम इस पर हिट करेंगे तो बदले में ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ की तरफ निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एनोड की तरफ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैरी द नेगेटिव चार्ज एंड एनोड हैज अ पॉजिटिव चार्ज। एनोड के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगे। अब बदले में क्या होगा कि हम ये देखना है कि भाई यहाँ पर जो ये फोटो करंट हो रहा है ना, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट का इस वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है। सो द फर्स्ट थिंग वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ हियर दैट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस वोल्टेज एंड दिस फोटो करंट। इस वोल्टेज और फोटो करंट का आपस में रिलेशन क्या बन सकता है। तो चलें अब हम इसके डायग्राम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इसका डायग्राम हम किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चलें, सो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। चलें मैं इसको थोड़ा सा क्लियर ऑल रैंक्स कर लेता हूँ। लेट मी क्लियर दिस वन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राफ। हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वोल्टेज और करंट के बीच में। तो चलें, ये डायग्राम है जो डायग्राम में बना नहीं रहा, यहाँ पर आपकी बुक में गिवन है, तो यहीं से मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिएगा अब क्या होगा। हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हमारे पास दो एक्सेस हैं।
एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। इसको हम वर्टिकल एक्सिस का नाम देंगे, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम देंगे। वर्टिकल एक्सिस में हमने आईपी करंट लिख दिया। ये आईपी क्या है? ये आईपी है फोटो करंट। ठीक है, जो फोटो करंट किसकी वजह से हुआ था? फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ था। और हॉरिजॉन्टल में हमने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया? वोल्टेज इंट्रोड्यूस करवा दिया। और ये इसकी ओरिजिन वाली लाइन है, ये जीरो से स्टार्ट होती है। अच्छा, इस जीरो के इस साइड जो वोल्टेज है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ से इस साइड थोड़ा सा वोल्टेज को हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस साइड वोल्टेज की क्या वैल्यूज बनेगी बनिस्बत करंट के हिसाब से, कि करंट का रिलेशन क्या बनेगा वोल्टेज के टर्म्स में। अच्छा, अब होगा कुछ यूं कि हम इनिशियली जो है वो करंट की कोई ना कोई वैल्यू होगी। अब इनिशियली करंट की वैल्यू क्यों होगी? उसका सिंपल सा रीजन ये है कि अगर हम बैटरी कनेक्ट ना करें, जब हमने बैटरी कनेक्ट की थी तो बैटरी कनेक्ट ना करें और ऐसे ही अगर हम लाइट का सोर्स लगाएं, अगर हम बैटरी को कनेक्ट ना करें, लाइट का सोर्स लगाएं, तो हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वैसे भी। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक मेटालिक सरफेस है, इस मेटालिक सरफेस पर अगर हम लाइट स्ट्राइक करवाएं और वोल्टेज सोर्स ना लगाएं तो इलेक्ट्रॉन्स उससे बाहर निकलेंगे। यानी इनिशियली वोल्टेज ना लगाने से करंट की कोई ना कोई वैल्यू है। ठीक है, तो वोल्टेज अगर हमारे पास जीरो है तो फोटो करंट हैज द वैल्यू, फोटो करंट की यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज बनेंगी। तो चले हम पहले से इस I1 के करंट को देख लेते हैं। अब क्या होगा, हम इनिशियली जब थोड़ा सा वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट इनिशियली थोड़ा सा इंक्रीज होगा। जो फोटो करंट की वैल्यू है ये थोड़ी सी इनिशियली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और थोड़ी सी इंक्रीज होने के बाद आप जितना भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, लेकिन वो करंट क्या रहेगा? वो करंट सेम रहेगा। वो करंट क्या रहेगा वहां पर? वो सेम ही रहेगा। उसके हमने वैल्यू को नाम दे दिया कि वो हमारे पास I1 वैल्यू करंट है। ठीक है, अब ये जो करंट बिल्कुल स्मूथली चल रहा है ना, जिस पर हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, दिस करंट इज कॉल्ड सेचुरेशन करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं? सेचुरेटेड करंट का नाम दे देते हैं। ये करंट याद रखिएगा, ये सेचुरेटेड करंट होता है, जिसको हम स्मूथ करंट का नाम भी देते हैं। यानी कि ये वो करंट है जिसमें आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएं लेकिन करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया? हमने एक और जो है वो सुइटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करवाया। जब हमने एक और फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी को स्ट्राइक करवाया, लाइट की इंटेंसिटी को स्ट्राइक करवाया, तो हमने क्या देखा कि भाई वहां पर करंट की कुछ और वैल्यू है। तो यहाँ पर I2 करंट की कुछ और वैल्यू होगी हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जो इंटेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट के साथ। ठीक है, तो हमने जैसे ही इंटेंसिटी को बढ़ाया तो हमें एक और करंट नजर आया, दैट इज ऑफ I2। हमें I2 करंट की वैल्यू नजर आई। अब I2 करंट हमारे पास ऊपर की तरफ बनाए और I1 करंट नीचे की तरफ बनाए, तो डायग्राम के हिसाब से देखें दैट I2 इज ग्रेटर देन I1। याद रखिएगा I2 मतलब जितना ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा करंट की वैल्यू में, उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। सो I2 इज ग्रेटर देन I1। ये I2 करंट क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने डिफरेंट लाइट यूज की है और डिफरेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? ज्यादा ही मिलेगी। काइंडली रिमेंबर दिस वन। आफ्टर सम टाइम वो करंट की वैल्यू बिल्कुल स्मूथ चलेगी और वो जो स्मूथ करंट होगा उस करंट को हम क्या कहेंगे? सेचुरेटेड करंट का नाम दे देंगे। अच्छा, तो ये तो चले, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होती है कि अब हमने क्या किया? हमने जब बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी के कनेक्शन के बाद हमने जो ये नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल का कॉन्सेप्ट था ना, इसको हमने थोड़ा सा कर दिया चेंज। और अभी हमने इसको कितना चेंज कर दिया, ये मैं यहाँ से इसको जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ कि हमने इसको कैसे चेंज किया। ये मैं सप्लायर्स आपके साथ कनेक्ट डिस्कस कर लेता हूँ। ये बैटरी के सप्लायर्स हैं जिसमें उन प्लेट्स को जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का हमने नाम दे दिया था कि भाई ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। अभी हमने क्या किया? अभी हमने एक और कंडीशन डिस्कस की। उस और कंडीशन में कुछ ये चीज थी कि ये जो बैटरी के टर्मिनल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इन टर्मिनल्स को हमने चेंज कर दिया। टर्मिनल्स को कैसे चेंज कर दिया? कि भाई इसको हमने नेगेटिव कर दिया और इसको हमने क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। यानी ये पॉजिटिव हो गई और बदले में ये जो पार्ट था ये हमारे पास क्या बन गया? नेगेटिव बन गया। अब देखिए ये जो प्लेट है ना ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इतने आराम से नहीं निकाल पाएगी। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ निकलेंगे भी तो ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट इनको क्या करेगी? रिपेल करेगी। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में ही रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इनके बीच में ही रहेंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में रह रहे हैं या इनकी मूवमेंट कम हो रही है पोलैरिटी को चेंज करने की वजह से, जिस पोटेंशियल पर ये चीज हुई है उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? उस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम देते हैं। यानी नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ऐसे ही मूव कर रहे थे, लेकिन हमने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। जब हमने बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया तो जो प्लेट पर जो चार्ज बनी थी वो भी चेंज हो जाएगी।
जो प्लेट पर चार्ज चेंज हुई तो इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर नहीं निकलने देगी इतनी आसानी से। तो वहां तक जो हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उस पोटेंशियल का नाम क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल। और उस नेगेटिव पोटेंशियल को आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम भी दे सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के ग्राफ को अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ भी बना पड़ा है यहीं पर। तो चले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ अब यहाँ पर हम कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये आपको यहाँ पर नेगेटिव पार्ट नजर आ रहा है इस पोटेंशियल के दरमियान में, ये वाला पार्ट। तो ये हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसको हम वी नॉट का नाम दे देते हैं, एंड वी कैन कॉल दिस वन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। हम इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी नाम दे सकते हैं। अभी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या हो रहा है, अगर हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाते जाएं, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाते जाएं तो इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते तो किसी एक पॉइंट पर आपको करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो के बराबर मिल जाएगी। और ये वो पॉइंट थी जिस पर आपको करंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, जीरो के बराबर मिल जाएगी। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पर करंट जीरो है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू है। और वो कौन सा पोटेंशियल है, वो नेगेटिव पोटेंशियल है या स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यहाँ से आपने ओम्स लॉ यूज नहीं करना, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर हम ओम्स लॉ यूज करेंगे तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो पोटेंशियल बढ़ाने से करंट ज्यादा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इस केस में। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बनेगा जो हम इन चीजों के दरमियान में रिलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक पर्सपेक्टिव बना। अच्छा, उसके बाद ये जो हम मतलब अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं, वो हम मतलब दो इंटेंसिटीज के बारे में बना रहे हैं, लेकिन वो दो इंटेंसिटीज मोनोक्रोमेटिक लाइट की हैं, ये याद रखिएगा। यानी कि दो इंटेंसिटीज हैं लेकिन हमने जो लाइट यूज की है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक का क्या मतलब है कि लेट सपोज मैंने रेड कलर ही लाइट यूज की है। मैंने कौन सी कलर लाइट यूज की है, रेड कलर। भाई I1 भी रेड कलर के लिए, I2 भी रेड कलर के लिए, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी कम है, ऊपर इंटेंसिटी ज्यादा है, जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो ये ग्राफ क्या है, ये ग्राफ है वोल्टेज और करंट के बीच में, लेकिन दो इंटेंसिटीज हम मानते हैं, लेकिन लाइट कौन सी है, मोनोक्रोमेटिक। यानी एक ही लाइट है, हमने लाइट को चेंज नहीं किया, ठीक है। तो चलें, ये हमारे पास वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बना। आई होप कि आपको ये स्टॉपिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जो फोटो करंट है ना, जैसे हमने बनाया कि भाई I2 इज ग्रेटर देन I1, यहाँ पर जो करंट I2 है वो I1 से ज्यादा है, लेकिन वो जिस वोल्टेज पर जीरो होगा वो सेम ही वोल्टेज होगा। मतलब I2 भी सेम वोल्टेज पर जीरो होगा तो I1 भी सेम वोल्टेज पर भी जीरो होगा। क्यों सेम वोल्टेज पर जीरो होंगे, क्योंकि हमने जो लाइट यूज की है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए, एक ही कलर के लाइट के लिए जो करंट की वैल्यू है वो जीरो होगी, और जितने भी करंट आप लेंगे लेकिन सेम वोल्टेज पर इसकी वैल्यू जीरो बनेगी। तो आई होप कि आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा वोल्टेज और करंट के बीच में फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। अच्छा, उसके बाद अभी हमने क्या किया, अभी हमने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट ली। जब हमने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट ली और हमने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करवाया, हमने यहाँ पर वोल्टेज का जो है पर्सपेक्टिव यूज किया वोल्टेज और करंट के बीच में। तो जब हमने दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट ली तो ये तो हमारे पास है फोटो करंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय IP, और ये वोल्टेज है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है जिसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया था। तो हमने क्या इंट्रोड्यूस करवाया, हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई अब ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है ये सेम फ्रीक्वेंसी पर नहीं आ रहा, ये किस पर आ रहा है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर, क्योंकि हमने डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज की है। तो इस फ्रीक्वेंसी पर कुछ अलग पोटेंशियल होगा, तो इस फ्रीक्वेंसी पर भी कुछ अलग पोटेंशियल होगा, लेकिन जिस पॉइंट पर नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा वो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। तब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि F2 इज ग्रेटर देन F1। जबकि यहाँ पर करंट की जो स्टार्टिंग वाली वैल्यू के बाद वैल्यू क्या रहेंगी, इनकी सेम ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली, ये आपको ऐसी लाइन नजर आएगी। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि हमारे पास जो बेसिक फॉर्मेशन बनेगी वो इसी तरीके के साथ बन सकती है। तो ये हमारे पास कंडीशन हुई क्लियर अबाउट टू ग्राफ्स। यहाँ पर हमने दोनों ग्राफ को आगे यहाँ पर डिस्कस कर लिया। चलें, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि क्वांटम थ्योरी ने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया था। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ये हम प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्वांटम थ्योरी ने इस पूरे प्रिंसिपल को कैसे डिस्कस किया था। भाई क्वांटम थ्योरी ने क्या कहा था, मैक्स प्लांक की जो क्वांटम थ्योरी थी, और ये वैसे वैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वही क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया, और उसने कहा था कि भाई जो मैक्स प्लांक ने प्रपोज किया था ना कि लाइट जो एमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो फोटॉन्स के फॉर्म में होती है, और हर फोटॉन की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी किसके बराबर है, वो एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, दैट ईच फोटॉन हैज अ एनर्जी ऑफ h न्यू, E इज इक्वल टू h न्यू के बराबर होता है। तो जो फोटॉन एब्जॉर्ब होता है वो हमेशा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन से होगा मेटल सरफेस पर, याद रखिएगा। और उसको जो कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड होती है निकलने के लिए, उसको हम वर्क फंक्शन का नाम दे देते हैं।
हम वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी देंगे तभी वो इलेक्ट्रॉन्स दूर जाएंगे, निकलेंगे बाहर, और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस केसेस में। तो ये बेसिक पर्सपेक्टिव है जो हम इन्हीं चीजों में आके डिस्कस कर सकते हैं इनके कंडीशंस में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो सेकंड हमारे पास लेक्चर था, सेकंड पार्ट था हमारे पास, जिसमें हमने इन ग्राफ्स को आके डिस्कस कर लिया। आई होप दैट ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आपके लिए क्लियर हो जाएगा। और इसी के साथ ही हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वो बनेगा कॉम्पटेंस इफेक्ट। तब तक के लिए अल्लाह।